स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत एक पानी के विषय पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और पानी के महत्ता के बारे में आप जानते ही होंगे कि बिना पानी पिए आप एक दिन भी नहीं रह सकते। लेकिन लोग बताते हैं, या रिसर्च कहता है कि आप बिना खाना खाए 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा ट्राई नहीं करना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप 5 दिन तक, लेकिन बिना पानी के 1 दिन भी रहना मुश्किल है। जब भी कोई बीमारी होती है तो आप सुनते होंगे कि इनको पानी चढ़ाया गया, सुना है आपने? वो ग्लूकोज उनको चढ़ाया जाता है जिसमें एनर्जी लेवल के लिए, लेकिन वो पानी ही होता है। तो पानी की महत्ता आप ऐसे समझें कि आपके शरीर में लगभग 2/3 हिस्सा 70% जो हिस्सा है वो पानी से बना है। और इस पृथ्वी पर जो 97% हिस्सा है वो भी जल और महासागरों से भरा हुआ है। लेकिन इसमें से केवल 3% पानी ऐसा है जिसे हम पी सकते हैं, मतलब वो पीने योग्य जल नहीं है। बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं या अपने ही देश के कई ऐसे राज्य हैं, आप मराठवाड़ा महाराष्ट्र में तो या पूर्व करके देखिएगा या कभी जाने का अवसर मिले, ट्रेन के टैंकरों में वहां पानी पहुंचाई जाती है। तो क्या जहां पानी की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वहां के पानी को हम बहुत बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हमारे लिए बड़ा प्रश्न करना चाहिए क्या? क्योंकि हमारे तो बहुत सारा पानी है, लेकिन पानी जो है ना रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। ये पीने का जो पानी का जो सोर्स है वो अगर हम वो रिचार्ज होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे खपत होती है, क्योंकि उसके रिचार्ज का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान नहीं है। कई ऐसे देश हैं जिनके पास पीने योग्य पानी नहीं है, समुद्र के किनारे उनका देश बसता है, जैसे इजराइल। उन्होंने ऐसी मशीनें निकाली हैं जो समुद्र के पानी से पीने योग्य जल बनाती है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर पेट्रोल के खर्च से ज्यादा है। या समझिए आप पेट्रोल के खर्च से लगभग 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि 1 लीटर पानी की कीमत इन मशीनों से। तो देखिए पानी जो है वो अंदर का टैप खुला है, बच्चे हैं। मैं ये देखिए आप इसमें कभी गौर कीजिएगा कि आप टैप को कोई खुला छोड़ के आखिरी वाला जो व्यक्ति होता है वो अक्सर छोड़ के चला जाता है कि कोई बंद कर देगा। आप अपने घर के पानी में ऐसा नहीं करते, सामान्यतः ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपको वो आपका घर लगता है। ये दुनिया भी आपका घर ही है, जहां आप रहते हैं 8 घंटे वो आपका घर ही है। तो पानी को बचाने के जो तरीके हैं उस पर हमें गौर करना होगा। न केवल हमें टैप पे उसको बंद कर देना चाहिए, बल्कि जैसे मैं सवेरे से अगर दिनचर्या पे चर्चा करूं तो टॉयलेट होता है, आपको मालूम 1 फ्लश करने से कितने लीटर पानी जाता है? उसको 7 से 10 लीटर तक की टंकी होती है। एक बार फ्लश दबाएंगे तो कई लोग अगर टॉयलेट गए तो भी 10 लीटर पानी बर्बाद करते हैं। तो यहां से हमारी पानी बर्बादी शुरू होती है। तो आने वाले भविष्य में हमें अगली पीढ़ी को यह पानी हम हस्तांतरित करेंगे। नहीं तो लोग बताते हैं कि अगली लड़ाई हम पानी के लिए करने वाले हैं। और आप शायद ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जो शांति से आप घर से यहाँ विद्यालय चले आते हैं, आज भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। कोई उसमें अपने देश होने के लिए लड़ रहा है। यूक्रेन का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब कुछ ऐसे ही नहीं चलता है, हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना ही होगा, तभी हम अगले पीढ़ी को हस्तांतरित कर पाएंगे और तभी हमारी अगली पीढ़ी भी पानी पी पाएगी या उस कठिन परिस्थितियों से जूझने से बचेगी। तो पानी जो है वह एक बहुत अमूल्य चीज है और मैं समझता हूं कि छोटा छोटा चीज हम अगर ध्यान रखें तो हम पानी को अधिक बचा सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसा रहा आज का खेल? ओके, आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है? आपको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है? नो? क्या होता है? कोई एक बताओ, न्यूट्रिशन मतलब क्या? जल्दी जल्दी, न्यूट्रिशन मतलब क्या? तुम बताओ वेदांशी। पोषण है। हाँ, हिंदी तो उसका पोषण ही होता है। देखिए न्यूट्रिशन का मतलब, मैं चलिए थोड़ा सा वो करता हूँ, आप लोग खेल के आए हैं, सब लोग जानते हैं, 3rd क्लास के बाद से ये आपके सिलेबस में भी है
न्यूट्रिशन के 6 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, एक मैं बताता हूँ, और बताओ। विटामिन, चौथा हाँ, पांचवा फैट, छठवां वाटर, और इसके अलावा जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है वो है रफेज। तो रफेज का मायने क्या होता है? रफेज क्यों जरूरी है? जब वो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स है नहीं तो हमें खाना क्यों लोग मम्मी डांटती है कि खीरा खाओ, ये करो, या लोग डॉक्टर बताते हैं कि ये खाना चाहिए? वो इसलिए कि जैसे रफेज जो है, एक आप ऐसे इसको रफ भाषा में समझिए कि कोई चीज़ अगर आपको साफ करना हो, किसी घर में जो आपका कोई पाइप जाम हो गया तो आप क्या करते हैं? लकड़ी डालते हैं, या उसको मतलब खुरचदार टाइप का कोई ऐसा डाल के उसको निकालते हैं। तो जो जितना रिफाइंड और स्मूथ रहेगा, यानी फाइन आर्टिकल रहता है, वह आपके शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में चीजों को साफ सफाई करते हुए नहीं निकलता। इसीलिए रिफाइंड ऑयल को लोग मना करते हैं खाने से। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रफेज जो है वो मोटा अनाज या रफेज उन सभी चीजों को क्लियर करते हुए आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम से चीजों को बाहर निकालता है। ठीक है, इसलिए रफेज जरूरी है। बाकी जो 6 एलिमेंट्स हैं वो भी आपके थाली में होने चाहिए। अब जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, पार्ले जी है, उसमें कितना होता है वो कैलोरी? पढ़ा है आपने कभी? कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, आज जाके देख लीजिएगा कि कितना होता है। हमको पूरे दिन में लगभग कितना कैलोरी चाहिए जिंदा रहने के लिए? एक एथलीट को कम से कम 5000 कैलोरी से ऊपर का ऊर्जा चाहिए होता है, उतने का खाना खाना पड़ेगा जिससे इतना एनर्जी कम से कम जनरेट हो। एक आम आदमी के लिए कम से कम 2500 कैलोरी से आगे का उसको डाइट होना चाहिए। अब ये कैलोरी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के बर्न होने से। यानी ये जो आप अभी काम करके आए हैं, ये कार्बोहाइड्रेट यानी कल का खाना या सुबह जो आपने खाया होगा उसके आधार पे ये हुआ आपसे काम। फिर ये जो सिस्टम खत्म होता है, यानी आप 100 मीटर के अलावा जब दौड़े या कुछ देर काम करने के बाद जो आप काम कर रहे थे, जो आए तो 6 बजे, तो 6 से 6:30 के बीच का काम आपने कार्बोहाइड्रेट की मदद से किया होगा। ये माना जा सकता है कि आप थोड़ी देर के बाद वो प्रोटीन पे शिफ्ट होता है, यानी प्रोटीन भी एनर्जी का दूसरा स्रोत है। ठीक है, इसलिए प्रोटीन भी लोग खाने के लिए कहते हैं। क्यों? कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन से वो एनर्जी लेना शरीर शुरू करता है। जैसे गियर चेंज होता है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। जब ये दोनों एनर्जी भी खत्म हो जाती है, जैसे अभी आप लगभग प्रोटीन की एनर्जी का इस्तेमाल करके आए होंगे, तो वो फैट से एनर्जी लेता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, 42 किलोमीटर दौड़ते हैं, 21 किलोमीटर दौड़ते हैं, वो क्या करते हैं कि वो फैट के सिस्टम पे, यानी उनका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, उनका ये क्या कहते हैं कि प्रोटीन का सिस्टम खत्म हो जाता है, तीसरा सिस्टम उनका शुरू हो जाता है फैट। लेकिन फैट बर्निंग प्रोसेस का सबसे जो एक लैकुना है वो है कि उसमें एक लैक्टिक एसिड नाम का बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, जो शरीर को थका देता है। मतलब एनर्जी तो मिलती है लेकिन हमको थका भी देता है। तो ये चीजें हमें जानना चाहिए कि फैट जो है, जैसे आप सोचेंगे कि कुछ हम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन मेरा फैट डिप्लीट नहीं हो रहा है। जो मोटे लोग हैं, जिनका पेट निकला हुआ है, तो उनका देखना कि हम किए नहीं कुछ होता है। ऐसा तब होगा जब 35 मिनट के ऊपर की एक्टिविटी वो शुरू करेंगे। ऐसा रिसर्च में माना जाता है कि 36वें मिनट से जब वो शुरू करेंगे तो फैट डिप्लीशन प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है ना? डिप्लीट कब होगा? जब वही कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, उनका प्रोटीन पे शिफ्ट होगा, प्रोटीन भी खत्म हो जाएगा तो अपने आप फैट पे शिफ्ट होगा, और फैट तभी डिप्लीट होगा, मतलब पिघलना शुरू होगा शरीर में। इसको मोटे तौर पर कह सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इस पे हम लोग को अवेयर रहने की जरूरत है। दूसरा है हाइजीन। हाइजीन सब लोग का भारत में देखेंगे कि आप पर्सनल हाइजीन बहुत बढ़िया होता है। यानी आप देखेंगे लोग नहा लेते हैं, कपड़े भी अच्छा पहन लेते हैं, और उसके बाद वो डीओ वो करके अपना घर से बाहर निकलते हैं। ये पर्सनल हाइजीन पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही देखिएगा कि अपने घर का कचरा कहाँ पे फेंकते हैं लोग, वहीं पे जाके ऐसे करके फेंक देंगे। हम इसको कहते हैं क्या? कम्युनिटी हाइजीन। मतलब वी आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी हाइजीन। ठीक है ना? हमें वो मतलब वी डोंट हैव सेंस ऑफ कम्युनिटी हाइजीन, नॉट कंप्लीटली, लेकिन हमको और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए कि कम्युनिटी हाइजीन क्या है। हम कैसे कहीं पे है फेंकने की जगह तो हम वहाँ पे जाके ही फेंकें, है ना? तो ये चीज़ें जो है हम हाइजीन के प्रति, जो टॉयलेट्स हैं वो साफ होने चाहिए आपके, और आपके हाथ जब भी आप टॉयलेट से आए तो कई बार देखते हैं मैं बच्चों को अपने घरों में भी ऐसे फिंगर भी नहीं भींगा रहता है, तो वो हमें ठीक से हाथ धोना चाहिए। जब आप यहाँ से जाएं तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? हैंड वॉश करना चाहिए। और हाथ धोने का देखिएगा आप इससे बहुत कम बीमार पड़ेंगे, है ना?
और बाकी जितने भी तरह के हाइजीन है बच्चियों से संबंधित, तो वो सब ध्यान देना है। ये सब चीजें जो कई में आप में भी परिवर्तन होता है, इनमें भी परिवर्तन होता है, और ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए हमें हाइजीन से संबंधित समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम कम्युनिटी के साथ साथ पर्सनल हाइजीन को भी, सॉरी उल्टा हो गया, पर्सनल हाइजीन के साथ कम्युनिटी हाइजीन पे भी थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का स्पोर्ट्स पीरियड के बाद का ये पीरियड खत्म होता है। धन्यवाद। Face stigma and discrimination hindering their ability to access healthcare and support. Families and communities bear the burden as economies are strained and productivity is affected. Now, more than ever, awareness is paramount. Knowing how HIV is transmitted and taking preventive measures is a collective